Dear student, Sumedha Mamgai ma'am here. Today we will continue chapter Rise of Nationalism in Europe. In this slide you can see one painting. It is in your NCERT book also. Excuse me. तो आप इसमें देखेंगे, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय यूरोप जो था वो आजकल की तरह वहाँ पे नेशन स्टेट्स नहीं थे और लोगों की जो लॉयल्टी थी वो अपने किंग के लिए होती थी, ना कि अपने नेशन के लिए होती थी. द होल यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू वेरी वेरी स्मॉल किंगडम्स एंड गवर्न्ड बाय रूल्ड बाय द डिफरेंट डायनेस्टीज़ एंड डिफरेंट रूलर्स. ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में आपने नेशनलिज्म का आपको कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा और कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन भी इससे आए हुए हैं. और इसमें जैसे यही आपसे पूछ लेंगे कि इस किसने पेंट किया, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया है. तो आप अपनी बुक में जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से देखा कीजिए और उसके साइड में जो लिखा होता है उसे पढ़ा कीजिए, क्योंकि अब नए पैटर्न में आपका ये एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने लगा है. ओके, अब आप देखिए ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आपको दिखाए जा रहे हैं. जैसे ऑल मैन एंड वेमेन दे आर मार्चिंग अलॉन्ग क्यू एंड गिविंग ऑनर टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. Second, the painting describes the Statue of Liberty as a female figure having a torch of enlightenment in hand. The remains of absolute institutions like monarchy are on the ground and different nations walking together towards the Statue of Liberty. तो ऐसा नहीं है कि इस पेंटिंग ने ही यूरोप में नेशनलिज्म लेके आ गए होंगे, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये इसने उस समय के लोगों की जो एक सोच को चेंज हुआ, इस सब को दिखाने की कोशिश की है. ठीक है, ये देखिए इसमें ये आप जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कैसे अलग अलग किंगडम के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं. इधर साइड में ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के रिमेन पड़े हैं और इस सब चीज़ों से जो एंजल्स एंड गॉड है वो भी खुश हो रहे हैं. तो ये आप देख सकते हो कि इस समय के आर्ट, इस समय के लिटरेचर में भी नेशनलिज्म रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने लगे. ओके, तो ये इन सब चीज़ों का क्या नतीजा निकला. इनका ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहले से अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके रखा था कि वी हैव टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. ये इवेंट्स अपने आप हो रहे थे, लोगों की थिंकिंग में चेंज आ रहा था और उस थिंकिंग की चेंज का रिफ्लेक्शन उनके काम में भी दिख रहा था और अल्टीमेटली उससे नेशनलिज्म स्ट्रांग हो रहा था. तो इट वाज नॉट लाइक दैट कि पहले से उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जिससे नेशनलिज्म डेवलप होगा. लेकिन जो उस समय आपने हमेशा ही सुना होगा कि हम लोग, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है वो भी हमारे लिटरेचर और आर्ट में रिफ्लेक्ट होती है. तो ऐसा ही होने लगा, क्योंकि लोगों की सोच बदलने लगी तो वो रिफ्लेक्ट भी होने लगी. इस समय इन सारी चीज़ों का जो फाइनल रिजल्ट था वो ये था कि दीज चेंजेस वर कमिंग अप टू द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप. ये 2 चेंज हुआ. जो हमारा पहले था वो था मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप, वो किस में चेंज हो रहा है, नेशन स्टेट में चेंज हो रहा है. ये वाला चेंज अब 19th सेंचुरी में आ रहा था. ओके, अब इसमें जो पहला कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का. फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने क्लास 9 में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है. 1789 में ये हुई. इसके पीछे क्या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. यहाँ हम उसका डिटेल ना देख के बस वो चीज़ें देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो कौन से कॉन्सेप्ट थे, वो कौन से सिंबल्स थे, वो कौन से डेवलपमेंट थे जिसने कि फ्रांस में नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, उसे एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग किया और उससे मोटिवेट होके पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उनको भी ये लगने लगा कि हम भी एक नेशन के तरह डेवलप हो सकते हैं. तो ये मैंने इसमें उसकी समरी देने की कोशिश की है. इसको आप अपनी नोटबुक में भी उतार लीजिएगा. कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है CBSE एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में.
द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ला सिटीजन, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। इसमें पहली बार फादरलैंड एंड सिटीजन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। रॉयल फ्लैग के बदले एक नेशनल फ्रेंच फ्लैग अडॉप्ट किया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल जो था उसको नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके लिए इलेक्शंस होने लगे। न्यू हायम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ वर टेकन ऑल द नेम ऑफ द नेशन। नए नए पेट्रोटिक सॉन्ग्स हायम्स लिखे गए, ओथ ली गई इन द नेम ऑफ नेशन। पहले किसी को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम अपने नेशन के नाम पे भी ओथ ले सकते हैं, नेशन को भी प्रेज कर सकते हैं। नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। अ स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज फॉर्म। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी, यानी कि विद इन फ्रांस का बाउंड्री जो अलग अलग छोटे से एरिया में चेंज होते ही कस्टम ड्यूटीज़ और वेट एंड मेज़रमेंट की यूनिट्स चेंज हो जाती थी, वो चेंज हो गया और उसके बदले एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर वेट एंड मेज़रमेंट अडॉप्ट किया गया। तो इन सब चेंजेस ने नेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया और लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगी और फ्रांस का जो चेंज था उसका रिफ्लेक्शन पूरे यूरोप में दिखने लगा। इसके बाद फ्रांस में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी वो था राइज ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस। आपको बीच का फेज़ याद है कि कैसे वो रीजन ऑफ टेरर कहा, फिर डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई, वो सब के बाद नेपोलियन जो एक नॉर्मल ही सोल्जर था, किसी डायनेस्टी का मेंबर नहीं था, उसने 1804 में अपने को फ्रांस का किंग डिक्लेयर कर दिया। ये क्लिप में आप उसका एक पेंटिंग और उसका जो सेरेमनी हुई थी जब वो किंग बना वो दिखाया गया है। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वेरी एम्बिशियस। उसका सपना था कि वो पूरे ही विश्व विजेता वो बनना चाहता था और इसके लिए उसने यूरोप में अपने आसपास के जो किंगडम्स थे उन पर अटैक करना शुरू किया और उनको जीतता चला गया। आप देखेंगे कि किस तरह से उसका एरिया जो है वो बढ़ता चला गया। और जब नेपोलियन अपनी सोच में काफ़ी डेमोक्रेटिक था, काफ़ी प्रोग्रेसिव था और अपना राजा बनने के बाद उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको सिविल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है, नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है, वो इम्प्लीमेंट किया। उसके मेन ये आपको दिखाया है कोड ऑफ नेपोलियन। इसमें आप देखिए ये वो चेंजेस लाया और आप देखेंगे कि ये जो सारे चेंजेस हैं उसने कहीं ना कहीं लोगों में यूनिटी वाला फैक्टर को डेवलप किया। जैसे इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो बर्थ पे बेस्ड स्पेशल प्रिविलेजेस थे उसने उनको ख़त्म किया, जिससे कि सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश हुई। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आप जानते हैं, ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा है। फ्यूडल सिस्टम एक हायरार्किकल सिस्टम था जिसकी टॉप लेयर में जो लोग हैं वो नंबर में कम थे लेकिन उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं पॉपुलेशन का प्रपोर्शन ज़्यादा होते जा रहा था लेकिन राइट्स कम होते जा रहे थे, तो उसने ये जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया। इन टाउन्स टू ग्लिड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ग्लिड्स बने हुए थे। ग्लिड्स वर द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। तो वो जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लिड्स थे कि अगर कोई नया ट्रेडर आके काम करना चाहता था तो वो उसको ना तो अलाउ करते थे ना उसको सर्वाइव होने देते थे। तो ये ग्लिड्स को उसने रिस्ट्रिक्शंस को हटाया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। इस वाले पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हो तो फर्स्ट और सेकंड से कर सकते हो, क्योंकि बर्थ राइट्स ख़त्म हुए तो जो लोग ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनको एक फ्रीडम एंड इक्वालिटी की फीलिंग उनमें आने लगी। और जब ये सब फीलिंग आएगी तो एक ब्रदरहुडनेस, यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा। 6th पॉइंट, यूनिफॉर्म लॉज, देन वेट एंड मेजरमेंट्स के स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स और कॉमन करेंसी अडॉप्ट किया गया। अब खुद इमेजिन करो कि अगर हमारी कंट्री के हर स्टेट की करेंसी अलग हो तो हमारा जो एक फ्लो ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, ये सब कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि हमको मनी बार बार कन्वर्ट करानी पड़ेगी। तो ऐसा उस समय होता था, ये उसने ख़त्म किया। तो नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट का भी एक
कंट्रीब्यूशन है राइज ऑफ नेशनलिज्म में। अभी तक हमने 2 पॉइंट देख लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का क्या कंट्रीब्यूशन था एंड नेपोलियनिक कोड का क्या कंट्रीब्यूशन था। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा एक चेंज आ रहा था लोगों की सोच में, ठीक है। इसके पीछे कई सारे कारण थे। मेडिवल एज वाले जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो क्योंकि मेडिवल एज को हमने डार्क एज भी कहा है, लैक ऑफ नॉलेज एंड सो मैनी कॉजेज वर देयर फॉर इट, वो वाला फेज़ ख़त्म हो रहा था। फिर से लोग रेनेसा, रिफॉर्मेशन, ये वाला फेज़ शुरू हो गया था और लोगों की सोच में चेंज आ रहा था। कई सारे फ़िलासफ़र यूरोप में हुए जिन्होंने नई नई बुक्स लिखी और ये मिडिल क्लास इमर्ज हुई। आगे हम देखेंगे कि मिडिल क्लास का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो फ़िलासफ़र वगैरह थे, ये लोग अपने आइडियाज़ को कॉमन पब्लिक प्लेसेस पे डिस्कस करते थे। कॉफ़ी हाउसेस, ओपेरा हाउसेस में इस तरह की बातें डिस्कस होने लगी। लोग पहली बार ये सोचने लगे कि वो किंग या मोनार्की के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, वरना उससे पहले तो किंग की पावर को एकदम डिवाइन माना जाता था और कोई सोचता भी नहीं था कि हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो इन सब के से एक जो नया आइडिया शुरू हुआ उसको कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये जो लिबरलिज्म वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबरल, दैट मीन्स द फ्रीडम। तो लिबरल होने का मतलब, आप अभी भी कई बार अपनी नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं ना कि ये टीचर तो बहुत लिबरल है, या आप बोलते हैं मेरे फादर बहुत लिबरल है। व्हाट डज इट मीन? नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट। लिबरल होने का मतलब फ्रीडम देना। तो ये जो फ्रीडम थी, किस चीज़ की फ्रीडम थी? अलग अलग लोगों ने उसको अलग सेंस में लिया। आज भी तो फ्रीडम को आप सब अलग अलग ढंग से ले सकते हैं ना। जैसे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो वही हमारे लिए एक फ्रीडम है, जबकि नॉर्मल जो डेज थे उसमें हमने उसको फ्रीडम नहीं माना था। तो टाइम, सिचुएशन एंड पर्सन के हिसाब से लिबरल होने का डेफिनेशन बदल सकता है। तो उस जमाने में मिडिल क्लास के जो लोग थे, फॉर देम लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल एंड लिबर्टी टू ऑल बिफोर लॉ। सबको बराबर लॉ सबको बराबर समझे, यही मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम थी। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसर्न। पॉलिटिकली जो था वो हमने फ्रीडम किसको माना कि जो गवर्नमेंट बने वो कंसर्न से बने। कंसर्न का मतलब क्या होता है? लोगों से पूछा जाए। तो आप देख रहे हैं ये डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग था। एंड इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट को फ्री छोड़ा जाए, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इस तरह से इकोनॉमिक वर्ड में भी नेशनलिज्म का मीनिंग अलग था। तो ये जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, इससे नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि ये लोगों की लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ हो, चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो, एक ड्रास्टिक चेंज लाया। तो ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ कि ये 3 ग्रुप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आप ऐसे ही नॉर्मल सा एक बॉक्स अपनी कॉपी में बना दीजिए और लिबरलिज्म वर्ड इन 3 स्फीयर में कैसे अलग अलग मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है वो आप सामने लिखिए। मिडिल क्लास के लिए लिबरल होने का मीनिंग क्या था, पॉलिटिकली लिबरल होने का मीनिंग क्या था, और इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरल होने का मीनिंग क्या था। तो आज के हमारे 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे। एक, हमने सरियो की पेंटिंग को डिस्कस किया, ओके, उससे 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन में फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ का कंट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने उसका समरी किया है, आप एक बार PDF भी ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद हमने नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट देखा, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ 1804 देखा, और तीसरा हमने लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखा। आगे हम वी विल कंटिन्यू चैप्टर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।